लेकिन जो दावे यहाँ पर कांग्रेस ने किए, यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा नारे लगाती हुई नजर आई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का और वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पर जीत इन दलों को हासिल करनी होगी तो इन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये कड़ी मेहनत करते हैं तो उससे 4 गुना यहाँ पर मोदी सरकार, योगी सरकार आगे है, क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी डूबती हुई नैया की पार लगाने की पूरी कोशिश की और वो नजर भी आया है। कर्नाटक में हमने जीत देखी है कांग्रेस की। अब देखते हैं कि बाकी के राज्यों में जीतती है या फिर नहीं। अगर जीत हासिल हो जाती है तो वाकई में लोकसभा चुनाव में एक कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। तुषार, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने जो है अपने अपने हथियार निकालने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, एक तरफ है विपक्षी दल जिन्होंने मिलकर इस बार एक साथ आकर एक महागठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का जो फैसला है वो लिया है और उसको लेकर आज और कल बेंगलुरु में उनकी दूसरी महागठबंधन को लेकर बैठक होनी है। पहली बैठक 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुई थी और उसके बाद अब दूसरी बैठक हो रही है। आपको बता दें कि पहली बैठक में 15 विपक्षी दल शामिल थे और इस बार 26 विपक्षी दल शामिल होने की जो बातें हैं वो की जा रही है। आपको बता दें, इसी महागठबंधन को परास्त करने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना हथियार निकाला है, जिसको वो इस बार ब्रह्मास्त्र के रूप में निकालने की तैयारी कर रही है और उसका नाम है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी जहां महागठबंधन को साधने की कोशिश करेगी, वहीं उसका एक जो रीजन रहेगा वो ये भी रहेगा कि वो एक खास वोट बैंक को साध सके कि अगर महागठबंधन बन भी जाए और वो फील्ड पर उतर भी जाए और वो चुनाव लड़े भी, तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं वो कम ना हो। तो इसी के लिए अब बेंगलुरु में महागठबंधन की दूसरी मीटिंग को लेकर कई विपक्षी दलों के जो नेता है वो वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं और कल वहां पर बैठक शुरू हो जाएगी करीब 11 बजे के करीब और आज रात को वहां पर सभी विपक्षी दल जो है वो साथ में बैठकर डिनर करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इसमें एक कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल है वो शायद इस बैठक में शामिल ना हो, क्योंकि कांग्रेस ने उनके अध्यादेश को लेकर जो है उनका साथ नहीं दिया था और आज दोपहर तक इस पर भी क्लियर पिक्चर सामने आ गई कि कांग्रेस ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ जाने के लिए अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है और इसके बाद राघव चड्ढा सामने आए और उन्होंने ऐलान किया अब अरविंद केजरीवाल जो है वो महागठबंधन की दूसरी बैठक के लिए बेंगलुरु जाएंगे। तो आज इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं प्रांशी। तो प्रांशी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है कि आपको क्या लगता है कि जो महागठबंधन की रणनीति बनाई जा रही है, इससे जो विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी को साध पाएंगे कि नहीं? देखिए, विपक्षी दल जिस तरीके से यहाँ पर जो महागठबंधन हम देख रहे हैं उस पर अगर रुख किया जाए तुषार, तो यहाँ पर यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि महागठबंधन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये श्योर हो चुका है कि अब मोदी सरकार को कैसे भी करके केंद्र और सत्ता से हम हटा ही देंगे। 9 साल का कार्यकाल जो हुआ, उस 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने तो अपनी उपलब्धियों को गिना दिया है बखूबी। विधानसभा क्षेत्रों में हम सभी देख रहे हैं कि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ 2024 नजदीक है। दावे ये किए जा रहे हैं कि जनवरी या फरवरी के महीने में यहां पर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन बात यहां पर आती है विपक्षी दलों की एकता की। तो विपक्षी दलों की एकता तो हमने बहुत पहले भी देखी थी, लेकिन क्या देखा था हमने, बीजेपी फिर भी यहां पर विपक्षी दलों की एकता में टूट पैदा करती हुई नजर आई। आज जो नजारा हम देख रहे हैं कि गठबंधन तो टूटते हुए नजर आए थे, लेकिन आज देखा जा रहा है कि दल भी टूट रहे हैं। एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। अब दावे ये किए जा रहे हैं कि बिहार में भी वही हाल नजर आएगा। तो इससे पहले हमने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी चाणक्य नीतियों के जरिए इन बातों में भी कामयाब हुई है, इन साजिशों के लिए भी कामयाब हुई है कि अन्य राज्यों में जाकर कि कैसे भी करके सत्ता में जो विपक्षी दलों की सरकार है उसको हराना है, उसे हटाना है। यहाँ पर हम सभी ने देखा ईडी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली। इसके अलावा देखा जाए तो मोदी सरकार आलोचनाओं का सामना किए तमाम अहम मुद्दों के चलते, महिला पहलवानों के मुद्दे पर, गौतम अडानी के मुद्दे पर, और अब देखा जाए यूसीसी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में देखा जाए अभी यहाँ पर महागठबंधन जिस तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है, तो राहुल गांधी एक बेहद बड़ी और अहम भूमिका निभाते हुए देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी का जो अगर एक पहला स्टेप हम देखते हैं तो उनके पीछे पीछे बाकी के दल भी नजर आते हैं। हालांकि देखा जाए नीतीश कुमार भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और भी ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार उनके लिए देखा जाए तो मोदी सरकार
सरकार के लिए वह एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखने वाली बात यही सामने आने वाली है कि आखिरकार ये महागठबंधन जो होगा, जो आज विपक्षी दल बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, लगातार यहाँ पर 26 राजनीतिक दल होंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। आज डिनर पार्टी, हालांकि यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा थोड़ी बहुत जरूर होगी, लेकिन कल पूरा ही दिन देखा जाए तो इसी पर रहेगा। कल एक महाबैठक होगी 23 जून को, तो उन्होंने आह्वान कर ही दिया कि हम एकजुट होकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब 18 जून को वह क्या, माफ कीजिएगा, 18 जुलाई को वह क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, ये बेहद बड़ी और दिलचस्प बात होने वाली है। सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर भी यहाँ पर कयास जारी है कि वह भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया, इससे पहले भी और इस बार भी। तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ मोदी सरकार, और बाकी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अन्य दल हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, ये जो लोकसभा चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि पर्सनली अगर हम भी देखें तो हमें भी ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प लगेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी डूबती हुई नैया की पार लगाने की पूरी कोशिश की, और वो नजर भी आया है। कर्नाटक में हमने जीत देखी है कांग्रेस की। अब देखते हैं कि बाकी के राज्यों में जीतती है या फिर नहीं। अगर जीत हासिल हो जाती है तो वाकई में लोकसभा चुनाव में एक कड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। तुषार, तो जिस तरीके से हमारी साथी प्रांशी ने बताया कि अगर यहां पर महागठबंधन तैयार हो जाता है और चुनाव में उतरता है तो बीजेपी को एक खासा टक्कर देता हुआ नजर आ सकता है। दर्शकों, आपको बता देते हैं कि आज बेंगलुरु में सभी नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, जब वहां पर सबका जो मीटिंग है उसको लेकर जो चर्चाएं होनी है, और जो भी अब महागठबंधन का आगे का क्या एजेंडा हो सकता है, आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की, पीएम मोदी पर कई सवाल भी उठाए। क्या क्या कहा उन्होंने, चलिए वाले आपको वो सुना देते हैं। अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहां से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है। तो मैं एक ही काफी हूं बोले, तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या, यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं। और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या, उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे। तो वो कोई काफी महत्व का नहीं। ये क्या लीडरशिप है? तो ये बार बार ये सवाल जो उठते हैं ये डाइवर्ट करने के लिए है, ध्यान और कहीं ले जाना चाहते हैं। असली मुद्दा ये है संविधान को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। जो विस्तार से वेणुगोपाल जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि क्यों ये विपक्ष पार्टियां, 26 पार्टियां एक होकर यहां आई हैं, एक संकल्प लेने के लिए कि हम संविधान को सुरक्षित रखेंगे, लोकतंत्र को सुरक्षित रखेंगे, प्राइस राइज के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो दलित और आदिवासी और ओबीसी और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे और एक रचनात्मक कार्यक्रम लोगों के सामने पेश करेंगे। सही वक्त पर, कल नहीं, सही वक्त पर रचनात्मक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। और कोई सवाल? एक सवाल, जिसने एक सवाल नहीं पूछा है। हाँ, यस मैम। No, we saw that this type of gimmicks from the government of India side, not only diverting the attention of these things, they are totally misusing the agencies to target the opposition. That is what first of all we told. This is one of the example. They are targeting Tamil Nadu in the name of agencies action. What they are doing, only political vendetta.
पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में 2 बार ऑपरेशन लोटस हुआ है जिसमें शिवसेना और हाल ही में एनसीपी ने भी फूट पड़ी है। शायद यही फॉर्मूला बिहार में भी जेडीयू के इसमें हो सकता है। आपका क्या कहना है? क्या कहना है, हम कहते रहे हैं उनके उनसे हम और कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई गई थी बीजेपी। अभी जो पटना में 24 पार्टियां आई थी, देखिए पटना में 24 पार्टी थे, बेंगलुरु में 26 हैं। हाँ, फर्स्ट इट वाज 24 इन पटना, इट इज 26 in Bangalore. ಪಟ್ನಾನಲ್ಲಿ 24 ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 26, 24 to 26. Sorry? Some other parties are not there. So now not parties come now. 26 parties are coming. So number of parties attending Bangalore is more than the number of parties attending Patna, It will increase also. and it may increase. So हम ये जो बीजेपी की ओर से प्रयास की जा रही है पार्टी को तोड़ने के लिए, आज भी आज सुबह तमिलनाडु के एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर ईडी का छापा मारा हुआ है, ये सब चलते रहेंगे, इसका हम मुकाबला करेंगे। ये ईडी राज, सीबीआई राज जो संविधान को मारने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है हम लड़ते रहेंगे। One thing also, तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर कांग्रेस ने मीटिंग कर यह बताया कि सब एक साथ मिलकर तानाशाही सरकार को इस बार साधेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जिस तरीके से मोदी हर बार ये बोलते हैं कि मैं अकेले सबके लिए काफी हूं, यानी कि पीएम मोदी जो मैं अकेले यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो फिर अब वो एनडीए में छोटे छोटे अलग अलग दलों को शामिल क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले तो एनडीए का याद उनको कभी नहीं आया और अब एकदम से क्यों आ रहा है। इसका नतीजा यही है कि महागठबंधन की राजनीति को देखते हुए अब उन्हें एनडीए को बढ़ाने के लिए विस्तार करने का जो आइडिया है वो आ रहा है और उसको सूझ रही है, यानी कि महागठबंधन का जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दर्शकों आपको एक चीज और बता दें कि जिस तरीके से यहां महागठबंधन को लेकर हमारी साथी ने बताया कि यहां पर कुछ दल ऐसे हैं जो अभी शामिल नहीं हुए हैं और कुछ दल ऐसे हैं जिनको अभी शामिल करने के लिए आमंत्रण भी जो है वो नहीं दिया गया है। तो क्या वो दल जो है, प्रांशी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वो दल जो है, क्योंकि अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ओपी राजभर है वो अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, जो जहां वो पहले मायावती को प्राइम मिनिस्टर बनाने की वकालत कर रहे थे, अब वो खुद एनडीए में जा चुके हैं। और वहीं अब मायावती की जैसे बात हो जाए और बाकी और भी जो अन्य छोटे दल हैं, तो इनका कितना महत्वपूर्ण रोल होने वाला है यहां पर, और क्या ये भी अगर एनडीए में शामिल हो गए तो एनडीए को हराना मुश्किल होगा, या एनडीए के लिए तो फिर मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि एनडीए के अगर खेमे में चले जाते हैं तो फिर एनडीए को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में ओपी राजभर एनडीए में जिस तरीके से शामिल हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी, उन्होंने पोस्ट भी साझा किया और उनका कहना यही रहा कि ओपी राजभर के सुभाषपा के उनके दल से जुड़ जाने के बाद, एनडीए में शामिल हो जाने के बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। जहां एक तरफ इन्हीं पार्टियों के दम पर, छोटे मोटे दलों के दम पर अखिलेश यादव चुनौती देते हुए नजर आते थे, तो आज देखा जाए बार बार ओपी राजभर ये बात कह रहे थे, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार को मायावती जी के पास जाना चाहिए और मायावती को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करना चाहिए कि एक दलित चेहरा आगे होगा तो एक अलग ही मिसाल होगी, तो एक दलित प्रधानमंत्री बनते हुए देखा जाएगा। लेकिन देखा जाए ये कहते कहते ओपी राजभर के सुर अलग ही बदल गए। उनका कहना तो साफ तौर पर यह रहा था कि लोकसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले ही आपको पता चल जाएगा। हालांकि देखा जाए उन्होंने काफी पहले ही ये डिसीजन ले लिया है, आज वह एनडीए का हिस्सा है। अब देखा जाए यहां पर बात आती है उन बाकी के तमाम छोटे दलों की, क्या वह टक्कर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यूपी में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, और ऊपर से यहां पर सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि चाणक्य नीति है यहां पर अमित शाह की। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर बाकी के विपक्षी दल यहां पर एड़ी चोटी का बल लगाने के बावजूद जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ यहां पर सुपड़ा साफ हो गया बसपा का, सपा का। और जो यहां पर दावे करती हुई, हालांकि सपा ने यहां पर कुछ सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन जो दावे यहां पर कांग्रेस ने किए, यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा नारे लगाती हुई नजर आई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का और वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी। तो मुझे लगता है अगर यहां पर जीत इन दलों को हासिल करनी होगी तो इन्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये कड़ी मेहनत करते हैं तो उससे 4 गुना यहां पर मोदी सरकार, योगी सरकार आगे है।
जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से एनडीए को टक्कर देने के लिए यहाँ अभी भी महागठबंधन को जो है वो और ज्यादा काम करने की जरूरत हमें दिख रही है। लेकिन एक आखिरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा दर्शकों आप सबसे कि अगर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो भी जाता है तो पीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता अभी तक रद्द है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो याचिका है वो डाली है कि उनके खिलाफ जो फैसला लिया गया है उसको रोका जाए, अभी उस पर सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन अभी तक वो 2024 के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी तो अभी पीएम की रेस से कहीं ना कहीं बाहर दिखाई देते हैं। तो फिर उनके अलावा पीएम का चेहरा कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।